ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 86, गार्प और उसके पोते। अगले दिन अभी ब्लेज, गैर्प और लफी फूशा गांव के पीछे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि माउंट कोलोबो है, जहां कर्ली डैडन और उसके डाकुओं का गिरोह रहता है। गैर्प ने लफी को उसके चेहरे से पकड़कर पहाड़ी रास्ते पर घसीटा, जबकि लफी का रबड़ जैसा शरीर हवा में लटक रहा था और वो गैर्प की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। दादाजी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं समुद्री डाकुओं का राजा बन जाऊंगा। समुद्री डाकू राजा की बकवास बंद करो, गैर्प चिल्लाया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लफी ने संघर्ष किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा क्योंकि वो गैर्प को हिला नहीं सका। गार्प ने डांटा, शैतान का फल खाने के अलावा तुम बकवास भी कर रहे हो। लफी, तुम्हें और एस को सबसे मजबूत समुद्री सैनिक बनना होगा। ओ ओ ओ, अरे यार, मेरा शरीर रबर से बना है, लेकिन इसमें इतना दर्द क्यों है? मुझे जाने दो दादाजी। तुम्हें फूशा गांव में छोड़ना एक गलती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें समुद्री डाकू बहुत पसंद है। तुम कितने मूर्ख हो। तुम तो शैंक्स जैसे समुद्री डाकुओं के भी दोस्त बन गए हो। मैं शैंक्स की तरह एक महान समुद्री डाकू बनना चाहता हूं। गैर्प ने लफी की बकवास नहीं सुनी। ब्लेज ने उन दोनों का पीछा किया और गार्प और लफी के बीच की मजेदार बातचीत और नजारे का आनंद लिया। इसके अलावा वो एस से भी मिलने जा रहा है। उन्हें पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां करली दादन का घर है। गैर्प ने जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। करली दादन ने गाली देते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने बाहर आकृति देखी, वो रुक गई, जबकि डाकू डोगरा और मगरा भी आ गए और गैर्प को देखकर चौंक गए। उनके बीच बातचीत चल रही थी, जबकि गैर्प ने अपने आने का उद्देश्य बताया और लफी का परिचय दिया और उनसे कहा कि वे उसकी देखभाल करें। बेशक, दादन ने मना कर दिया, लेकिन गैर्प के अगले शब्दों ने उसे चुप करा दिया। अब तुम्हें चुनना है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताना चाहती हो या उसे बड़ा करना चाहती हो? हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। वे सभी एक स्वर में सहमत हुए। ब्लेज के लिए उन्होंने 10 वर्षीय एस और लफी को झगड़ते हुए देखा, क्योंकि एस ने उन पर थूक दिया था। वन पीस के 2 महानतम किरदारों के झगड़ते और उनके बचपन के जीवन को देखना मजेदार है। एस के अहंकारी रूप और अहंकारी रवैये को देखकर ब्लेज अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन उसकी हंसी ने एस का ध्यान सफलतापूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? एस ने गुस्से से कहा। उसे नफरत है जब दूसरे उस पर हंसते हैं। कुछ नहीं, एक बच्चे को वयस्कों की तरह व्यवहार करते देखना मजेदार है। क्या तुम भी एक बच्चे ही हो? ब्लेज ने जवाब दिया। तुमने क्या कहा? एस ने लड़ने का रुख अपनाया और धातु की पाइप उसकी ओर तान दी, किसी भी क्षण झपटने के लिए तैयार। ब्लेज ने उसे पीटा। उसने मेरे चेहरे पर थूका। लफी ने उसे देखकर खुशी जताई। दिलचस्प, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आओ, ब्लेज ने इशारा करते हुए कहा, जबकि उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। कुछ दूरी पर गैर्प और पहाड़ी डाकू बिना किसी हस्तक्षेप के विवाद को देख रहे थे। करली डैडन ने गैर्प से पूछा, गैर्प सान, वो युवक कौन है? वो एक मरीन है। एस ब्लेज के चेहरे को देखकर पूरी तरह से उत्तेजित और चिढ़ गया। उसे नहीं पता था कि क्यों। वो एक बच्चे की तरह लग सकता है, लेकिन उसने ऐसी चीजें अनुभव की जो ज्यादातर वयस्कों ने नहीं की थी। इसके अलावा वो बिना पसीना बहाए 6 फीट लंबे लोगों को भी हरा सकता है। अपनी धातु की पाइप को पकड़ते हुए एस सावधानी से आगे बढ़ा और अचानक अपनी ताकत को अपने पैरों पर डालते हुए आगे बढ़ा। अगले ही क्षण वो ब्लेज के सामने आया और अपना धातु का पाइप ब्लेज के सिर पर मारा, जिससे वो थोड़ा उछल गया। ब्लेज ने बड़ी आसानी से उसके हमले को चकमा दिया और एस को उसके कॉलर से पकड़ लिया, जबकि एस ने बलपूर्वक उससे धातु का पाइप छीन लिया और उसे फेंक दिया। एस ने अपनी पूरी ताकत से मुक्के और लात से हमला किया, लेकिन ब्लेज को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखा, मैंने तुमसे कहा था, तुम अभी बच्चे हो। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली से एस के माथे पर हल्की सी हकी लगाई। इस झटके से एस वापस उड़ गया। एस का शरीर जमीन पर गिरने से पहले पास के पेड़ से टकराया और जिस जगह पर वो गिरा वहां एक बड़ा धब्बा बन गया। आह! एस ने अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाया। ये तो बस एक झटका था, लेकिन इतना दर्द क्यों हो रहा है और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। उसने क्या किया? बड़े हो गए हो तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। लफी, क्या तुम एक चाहते हो? ब्लेज ने पूछा। नहीं। लफी ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो भाग गया। एस के विपरीत उसने अनगिनत बार इसका अनुभव किया, यहां तक कि उसका रबर शरीर भी दर्द को कम नहीं कर सका। ब्लेज हंसा। पता नहीं क्यों उसे इन 2 छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है। वो दादाजी जैसा राक्षस है। एस खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े और चुपचाप वहां से चला गया। रात। ब्लेज बाहर आग के गड्ढे के सामने आराम कर रहा था, जबकि गैर्प अपने पोते के साथ समय बिता रहा था। कुछ समय बाद गैर्प उससे मिलने आया। वो जानता था
कि बाद वाला उसकी हकी के बारे में पूछना चाहता है, क्योंकि वे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, गारप ने पूछा, तुम्हारी हकी इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ी? ब्लेज ने गंभीर भाव से सोचा और जवाब दिया, शायद प्रतिभा। अरे बदमाश, बकवास बंद करो। बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। मैंने हकी सीखा और कड़ा प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ब्लेज ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, पीछे मत हटो, गैरप ने कहा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चलो कहीं और चलते हैं। अच्छा, ब्लेज भी खड़ा हो गया। वो जानता था कि गार्प मजबूत है, लेकिन सही गहराई नहीं। अब उसे इसे परखने का मौका मिला। वे दोनों जंगल में चले गए, दादन के घर से बहुत दूर। एक अच्छी जगह चुनकर ब्लेज ने गार्प का सामना किया, लेकिन गार्प अभी भी उतना ही बेफिक्र लग रहा था जितना वह जानता था। अपनी मुट्ठी को गोल करते हुए ब्लेज ने उन पर हकी से हमला किया। वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी ताकत से गार्प पर मुक्का मारा। बूम! हमले की शक्ति ने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया और हवा को भी प्रभावित किया, जिससे मुट्ठी के आकार की एक विशाल शॉकवेव उत्पन्न हुई। हवा के दबाव ने एक मुट्ठी का रूप ले लिया और अपनी जगह पर खड़े गार्प पर हमला कर दिया। आखिरकार गार्प ने अपनी चाल चली। अपनी बाहों पर हकी का लेप लगाते हुए उसने खुद ही एक मुक्का मारा। संघर्ष। दोनों मुट्ठियां हवा में टकराईं और एक जोरदार आवाज पैदा हुई, जिसने पूरे डॉन द्वीप को हिलाकर रख दिया। उनके स्थान पर काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। ये दो हकी उपयोगकर्ताओं के बीच टकराव का नतीजा था। लेकिन ब्लेज को तब झटका लगा जब उसने देखा कि गार्प की हवाई मुट्ठी उसके हमले को नष्ट कर रही है और वह उसकी ओर आगे बढ़ा। उसने गाली दी, भाड़ में जाओ। हमले के लिए तैयार होकर ब्लेज ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा और फिर से मुक्का मारा, जो समय रहते टकरा गया। फिर भी वो गार्प के जबरदस्त मुक्के को रोकने में विफल रहा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसके चेहरे को कुचल दिया तथा उसके पूरे शरीर को जमीन में मिला दिया। ब्लेज जमीन से उठे नहीं, बल्कि आसमान की ओर देखते रहे और सोचने लगे, क्या वह मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि मैंने उसके पोतों को परेशान किया था? कुछ भी नहीं बदला है। वो असली राक्षस है। गार्प वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अध्याय 87, जीवन का उद्देश्य। शॉकवेव और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव ने उनके आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज जमीन पर धराशायी हो गई। ब्लेज का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। उसकी टूटी हुई हड्डियों और फटी हुई मांसपेशियों को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ ही पल लगे। अगर उसका शरीर इतना मजबूत न होता तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। वो निश्चित रूप से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे टेक्काइक का इस्तेमाल करना चाहिए था, ब्लेज ने सोचा और खुद को धूल से साफ करते हुए खड़ा हो गया। गार्प को इस बात का पता नहीं था कि ब्लेज ने जो अविश्वसनीय ताकत दिखाई थी और उसका शरीर कितना शक्तिशाली था, उससे वो हैरान था। अविश्वसनीय। उसकी ताकत एडमिरल की दहलीज तक पहुंच गई थी। ब्लेज की शैतानी फल क्षमता को ध्यान में रखने के बाद ही गार्प अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। हमें क्या करना चाहिए? अन्य नौसैनिकों के विपरीत ब्लेज ने बिना किसी मदद के खुद को विकसित किया। वास्तव में उसे केवल नैतिक होने और निर्दोषों के पक्ष में खड़े होने के लिए दंडित किया गया था। इसलिए गार्प को नहीं पता कि ब्लेज अभी भी मरीन में विश्वास करता है या नहीं, और क्या उसमें अपनेपन की भावना है, क्योंकि हकी जितनी मजबूत होगी उसकी इच्छाशक्ति और विश्वास उतना ही मजबूत होगा। मुझे सेंगोकू से बात करनी है, गार्प ने निर्णय लिया। अगले दिन ब्लेज और गार्प पहाड़ छोड़कर चले गए और लफी को करली डैडन की देखभाल में छोड़ दिया। गार्प मुख्यालय जा रहा है, जबकि ब्लेज भी आज फूशा गांव छोड़कर ईस्ट ब्लू के अन्य द्वीपों पर जाने की योजना बना रहा है। फिर भी गार्प चाहता था कि जब भी उसके पास खाली समय हो वो आकर एस और लफी का हालचाल पूछे। ब्लेज सहमत हो गया। इसके बाद ब्लेज ने अपनी यूनिट के साथ प्रस्थान करने से पहले मकिनो और अन्य ग्रामीणों को अलविदा कहा। गार्प, जो मरीन मुख्यालय पहुंचा था, सेंगोकू से मिलने गया। ब्लेज के बारे में उनके बीच गंभीर चर्चा हुई। गार्प, क्या तुम सच कह रहे हो? सेंगोकू ने अपनी भौहें उठाई। सेंगोकू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के मामलों पर मजाक करूंगा? गार्प ने गंभीरता से उत्तर दिया। आखिर कैसे? मुझे नहीं पता। उसने मुझे नहीं बताया। अगर हम उसे सजा देना जारी रखेंगे तो उसके मरीन छोड़ने की संभावना है। आप उसे खोना नहीं चाहेंगे, गार्प ने कहा। सेंगोकू ब्लेज के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। वो विद्रोही लग सकता है, लेकिन वो अपने दिल का सच्चा है और न्याय की भावना प्रबल है। बस जब बात कुछ चीजों की आती है तो वो सुनता नहीं है। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। गार्प की ओर देखते हुए उसने कहा, मैं कोंगसान से बात करूंगा। कोंग अभी भी फ्लीट एडमिरल है, इसलिए सेंगोकू इस मामले पर फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि ब्लेज को सीधे पूर्व द्वारा दंडित किया गया था। गार्प ने अपना सिर हिलाया। दिन बीतते गए
हालांकि ब्लेज की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन इसने उसे आगे प्रशिक्षण लेने से नहीं रोका। वो वर्तमान में आर्मामेंट हकी के तहत हकी एमिशन को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बिना किसी माध्यम के अपने शरीर से हकी प्रवाह को प्रक्षेपित करने की अवधारणा में महारत हासिल कर ली, लेकिन वे परिणाम से खुश नहीं थे और इसे और बेहतर बनाना चाहते थे। इसका एक अच्छा उदाहरण ओल्ड मैन मैग्नस का हकी का प्रदर्शन है। वो टेलीकिनेसिस के समान वस्तुओं को बिना छुए हकी से नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन ये उसके लिए बहुत उन्नत है। इसके अलावा ब्लेज आंतरिक विनाश की अवधारणा पर भी प्रशिक्षण ले रहा है, हकी को लक्ष्य के अंदर प्रवाहित करना और उसे अंदर से बाहर तक नष्ट करना। उसे उन्नत अवधारणा का अभ्यास करने में मजा आ रहा है। इस बीच रेजिस और रोसिनांटे हकी अवधारणा में पारंगत हो गए। वे बुनियादी स्तर के अवलोकन और आयुध हकी का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक महीने बाद ब्लेज को कुछ खो जाने और बोरियत महसूस होने लगी। ये अचानक हुआ। उसके मन में एक विचार आया, उसे ईस्ट ब्लू में क्यों रहना पड़ा? उसका सपना दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना है, लेकिन ईस्ट ब्लू में रहने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। केवल अनगिनत चुनौतियां और मौत के करीब की लड़ाई का अनुभव ही उसकी मदद कर सकता है। वो कुछ मरीन्स और उनकी न्याय भावना का सम्मान करते हैं। यदि वे न होते तो दुनिया समुद्री डाकुओं और युद्धों से पूरी तरह तबाह हो गई होती। यही बात उसे मरीन छोड़ने से रोक रही है। इसके अलावा सेंगोकू ने उसके मुश्किल समय में उसकी मदद की, जबकि गैर्प और अन्य मरीन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वो उनके भरोसे को तोड़कर ऐसे ही नहीं जा सकता, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। यही कारण है कि उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उम्मीद है कि मरीन उसकी सजा माफ कर देंगे। ब्लेज कुछ समय तक इंतजार करने की योजना बना रहा है और देखना चाहता है कि मरीन क्या करेंगे। अगर वे उसकी सजा बरकरार रखने पर अड़े रहे तो उसे कोई फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। मानो उसके मन की बात सुनकर गैर्प के जाने के कुछ ही दिनों बाद मरीन मुख्यालय से एक नया आदेश आया। उसे एक बार फिर मरीन कैप्टन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया और लॉकडाउन बेस का कमांडर नियुक्त कर दिया गया। एक तरह से वो अब ईस्ट ब्लू में सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी है। ब्लेज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनके पद को स्वीकार करने के बाद वो अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आए। कई महीने बीत गए जब ब्लेज ईस्ट ब्लू में घूमता रहा। उसने लगभग हर उस द्वीप का दौरा किया जहां मनुष्य रहते थे। ईस्ट ब्लू बहुत बड़ा है, लेकिन केवल कुछ ही द्वीपों पर मनुष्य रहते हैं, जबकि अन्य पर कोई नहीं रहता। उन्होंने शिमोसुकी गांव का दौरा किया, जहां जोरो और कुइना रहते हैं, जहां उन्होंने दोनों को कड़ी ट्रेनिंग करते देखा। जोरो ने कुइना को हराने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की, जबकि कुइना ने सबसे मजबूत महिला बनने के लिए ट्रेनिंग की, ताकि वो अपने पिता के डोजों को विरासत में ले सके। उन्होंने कोकोयासी गांव का दौरा किया और नामी और नोजिको से मिले, जो बेलमेरे के साथ रहते हैं। ब्लेज गेको द्वीप में स्थित उसोप के गृहनगर भी गए। पहले तो ब्लेज बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा, यहां तक कि उसने प्रशिक्षण भी बंद कर दिया, जैसे कि उसमें उत्साह खत्म हो गया हो। लेकिन जैसे जैसे वो अधिक स्थानों पर गया और विभिन्न लोगों से मिला, उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। खास तौर पर वन पीस के किरदार, जो उसे बहुत पसंद है। उसोप, नामी, जोरो, कुइना और दूसरे द्वीपों के कुछ किरदार। जब उसने उनके बचपन को देखा, उनके सपनों को सुना और उनके दृढ़ संकल्प को महसूस किया, तो उसके दिल में एक चिंगारी पैदा हो गई। इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक कहानी होती है और उसे पाने के लिए उन्हें प्रयास करते देखना अविश्वसनीय है। कैसे कहें, उनके पास उद्देश्य की भावना थी, लेकिन ब्लेज के पास कुछ भी नहीं था। बेशक वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनने का सपना देखता है, लेकिन इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य सपनों के विपरीत जो बनना चाहता है उसकी अंतरतम इच्छा है। अचानक मिली इस बात ने उनके दिल को झकझोर दिया। कोई आश्चर्य नहीं, मैं हाल ही में कुछ खोने का एहसास महसूस कर रहा हूं। यही कारण है। ब्लेज को इसका कारण पता था। दूसरों से अलग वो अचानक एक बिल्कुल नई दुनिया में स्थानांतरित हो गया था और उसे कुछ पाने के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समुद्री डाकुओं के चंगुल से बच निकलने और मजबूत बनने की चाहत ने उसके जीवन के उद्देश्य को धुंधला कर दिया। अब उसे इसका एहसास हुआ। अपने जीवन में पहली बार उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो दूसरों द्वारा सिखाया नहीं जा सकता। जब उसे विश्वास हो गया कि वो अंत तक पहुंच गया है, तो एक नया रास्ता खुल गया। अध्याय 88, शिमोत्सुकी गांव। 6 महीने बीत गए। वर्तमान समय रेखा 1513, पहला महीना। इन छोटे से 6 महीनों में दुनिया भर में कई चीजें घटित हुई। एडमिरल सेंगोकू को मरीन का नया फ्लीट एडमिरल नियुक्त किया गया है, जबकि पिछले फ्लीट एडमिरल कोंग को विश्व सरकार के कमांडर इन चीफ के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा रोजर के समय से सेवा में रहे कई पुराने मरीन सैनिक एक एक करके सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह युवा और योग्य लोगों ने ले ली, जिनके पास न्याय करने की शक्ति थी। इसका एक अच्छा उदाहरण साकाजुकी है, जिसे हाल ही में एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसे एडमिरल अकैनु की उपाधि दी गई थी।
मरीन सैनिकों के बीच ये चर्चा का विषय था। मरीन्स के बीच ये अफवाह भी है कि वाइस एडमिरल कुजान और बोर्सलिनो को जल्द ही एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। एक अन्य प्रमुख घटना कुख्यात फिशर टाइगर से संबंधित है, जिसने रेड लाइन पर चढ़ाई की और विश्व कुलीन दासों को मुक्त कराया। उस पर समुद्री सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और खून की कमी के कारण उसकी जान चली गई। इस खबर से लोगों और मछुआरों में कोहराम मच गया। सभी मछुआरों ने उसकी मौत पर दुख जताया, क्योंकि उसे हीरो माना जाता था। यह समाचार पढ़कर ब्लेज ने आह भरी। फिशर टाइगर एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसका दिल आजादी और मौत के लिए तरस रहा था, क्योंकि गुलामी के अनुभव के बाद उसने जीवन का अर्थ खो दिया था। एक तरह से मृत्यु ही उसके लिए सच्ची स्वतंत्रता है। उसके बाद जिनबे ने टाइगर की जगह ली और सन पायरेट्स का कप्तान बन गया। कुछ ही समय बाद उसने विश्व सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और समुद्र का सरदार बन गया। जहां तक ईस्ट ब्लू की बात है, तो इनमें से किसी भी प्रमुख समाचार ने उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया, सिवाय एक के, विश्व नोबेल और सेलेस्टियल ड्रैगन जलमैक्स की गोवा किंगडम की यात्रा। उन्हें ईस्ट ब्लू आए और वापस गए कई दिन हो गए हैं, लेकिन लोगों के बीच इस विषय पर अभी भी चर्चा होती है। लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि जलमैक की यात्रा से पहले गोवा राज्य में क्या हुआ था। ग्रेट टर्मिनल को जला दिया गया था। चूंकि गोवा राज्य विश्व सरकार के अधीन है, इसलिए मरीन चाहकर भी उनकी अनुमति के बिना उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। घटना के बाद वो लफी और एस से मिलने गया, क्योंकि उसे पता था कि वे सबों की मौत से बहुत दुखी है। वो 3 महीने पहले जब गार्ब के साथ आया था, तब भी वो सबों से मिला था। केवल उसे ही पता था कि सबो जीवित है। आज ब्लेज को वो खुशखबरी मिली जिसे वो हमेशा से सुनना चाहता था। उसे मुख्यालय वापस बुला लिया गया है और अब उसे ईस्ट ब्लू में रहने की जरूरत नहीं है। वो जानता था कि एक बार सेंगोकू फ्लीट एडमिरल के रूप में कार्यभार संभाल लेगा तो उसे वापस बुला लिया जाएगा। सेंगोकू ने उसे निराश नहीं किया। आखिरकार मैं नई दुनिया में प्रवेश कर सकता हूं। अभी ब्लेज शिमोत्सुकी गांव में है, जो कुइना और जोरो का गृहनगर है। वो पिछले 5 दिनों से यही था। ईस्ट ब्लू छोड़ने से पहले वो कुइना को अपने साथ ले जाना चाहता है और उसकी मौत को रोकना चाहता है, लेकिन जोरो और कुइना के बीच आखिरी द्वंद्व युद्ध से पहले वो उसे दूर नहीं ले जा सकता। ऐसा होना जरूरी है। कुइना तलवारबाजी में एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची थी। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वो इशिन डोजो की सबसे अच्छी छात्रा थी। तलवारबाजी में वो बड़ों को भी मात दे सकती थी। यहां तक कि जोरो, जिसे तलवारबाजी में महारथी माना जाता है, वो भी उसे नहीं हरा सकता। हाँ, कुइना तो जोरो को एक ही तलवार के हमले से हरा सकता है। जोरो की उसके साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण वो भी कड़ी मेहनत करती है ताकि वो हार न जाए। अभी जोरो और कुइना लगभग 2000 बार लड़ चुके हैं। जल्द ही जोरो उसे असली तलवारों से लड़ने की चुनौती देगा। फिर भी कुइना ऐसी महिला है जो हमेशा इस ज्ञान के साथ जीती रही कि चूंकि वो एक महिला है, इसलिए जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएंगी, उनके लिए पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और भी कठिन होता जाएगा। वो इस वजह से डरी हुई थी और उसका दिल कमजोर था। जोरो के साथ लड़ाई के बाद ही वो अपनी हिम्मत वापस पा सकेगी। अगर ब्लेज गलत नहीं है तो ये कल होगा। ब्लेज का समुद्री जहाज शिमोत्सुकी गांव के पास किनारे पर खड़ा था। 6 महीने पहले जब वो पहली बार कुइना और जोरो से मिलने गया था, तब उसकी उनसे जान पहचान हुई थी। दोनों को पता है कि वह एक मरीन कैप्टन है। दुनिया में कई लोगों की मरीन के बारे में गलत राय है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं और वे विश्व सरकार के पालतू कुत्ते हैं। इसलिए वे दोनों उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। लेकिन उसके यहां 6 दिन रहने से उनके बीच बातचीत बढ़ गई। उसने बस इतना किया कि उन्हें तलवारबाजी दिखा दी। वो तलवारबाज तो नहीं है, लेकिन कम से कम वो तलवार चलाने की कुछ सरल तकनीकें जानता है जो उसने शैंग से सीखी थी। कुइना अलग थलग रहती थी और उसका व्यवहार घमंडी था, लेकिन अंदर से वो नरम थी। अपनी उम्र के हिसाब से वो वाकई बहुत ताकतवर है, शारीरिक रूप से और तलवार चलाने की कला के मामले में भी। वो सिर्फ 11 साल की है और वैसी ही दिखती है जैसी सीरीज में दिखाई गई है। जोरो के लिए वो एक सख्त और भोला भाला इंसान है। कुइना, जोरो आज तक तुमसे कितनी बार हारा है? 1999। अगर वो एक और हार जाता है तो ये 2000 होगा। जब उसने ये कहा तो उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी। जोरो, जो उनसे थोड़ी दूर पर अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहा था, उसकी बातें सुनते ही तुरंत बोला, अगली लड़ाई मैं जीतूंगा। तुमने हमारी पूरी लड़ाई से पहले भी यही बात कही थी, लेकिन फिर भी तुम हार गए। कुइना ने जवाब दिया। चलो कुइना, तुम्हें जोरो की उसके मजबूत दिल के लिए तारीफ करनी होगी। उसने तुम्हें कभी नहीं हराया है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो जीतेगा। तुम्हें उससे सीखना होगा। कुइना ने बस अपना सिर घुमाया। उसने कुछ सोचा और ब्लेज से पूछा, ब्लेज सान, क्या महिलाएं वास्तव में शक्तिशाली हो सकती हैं, जैसा कि आपने कहा? हाँ,
क्या आप मुझे उस बिग मॉम के बारे में बता सकते हैं जिसका आपने पहले उल्लेख किया था, और वो कितनी शक्तिशाली है? क्वीना ने दिलचस्पी से पूछा। ब्लेज ने उसका सवाल सुनकर आह भरी। क्वीना ने यह सवाल 100 से ज्यादा बार पूछा और उसने हर बार उसका जवाब दिया। बस उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि वो उसे धोखा दे रहा है। ब्लेज को पता था कि वो जो भी कहेगा वो इस समय उसके दिल तक नहीं पहुंचेगा। ओह, मैं फिर से मरीन कैप्टन ब्लेज बोल रहा हूं। आप कैसे हैं? उसी समय एक आवाज आई और युकाटा पहने एक व्यक्ति दूर से उनके पास आया। वो कोई और नहीं बल्कि क्वीना के पिता कोशिरो है। ब्लेज ने अभिवादन के अंदाज में अपना सिर हल्के से झुकाया और बोला, तलवार मास्टर कोशिरो। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? कोशिरो ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ समुद्री डाकू विषय पर कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या हम चलकर बातें करेंगे? जरूर। जोरो, क्वीना, यही रहो। फिर ब्लेज और कोशिरो तटरेखा के किनारे चले गए। कोशिरो ने बातचीत शुरू की। मिस्टर ब्लेज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्वीना के पास क्यों आते हैं और यहां रहने का आपका उद्देश्य क्या है? अध्याय 89। क्वीना। ब्लेज कोशिरो के सीधे सवाल पर मुस्कुराया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वो जानता था कि शिमोत्सुकी गांव में आने के बाद उसकी हरकतों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। उन्होंने गांव में एक शक्तिशाली उपस्थिति को भी महसूस किया। ये कोशिरो नहीं है। अगर ब्लेज गलत नहीं है तो ये शिमोत्सुकी कोजाबुरो होना चाहिए, क्वीना के दादा। क्वीना एक दृढ़ निश्चय लड़की है जिसका दिल बहुत मजबूत है। वो महानता के लिए पैदा हुई है। मैं उसकी प्रतिभा को नष्ट होते नहीं देख सकता, ब्लेज ने जवाब दिया। ब्लेज की बातें सुनकर कोशिरो एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, क्वीना बहुत अच्छा कर रहा है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मिस्टर कोशिरो, मुझे नहीं पता कि आपको इसका एहसास हुआ या नहीं, लेकिन क्वीना कठिन समय से गुजर रही है क्योंकि वो पहले से ही खुद पर संदेह करने लगी है। यदि अब भी कोई उसका मार्गदर्शन नहीं करेगा तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। मैं समझ नहीं पाया। कोशिरो ने ब्लेज की ओर देखा। उसे अपने शब्दों पर संदेह नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि ब्लेज एक साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। मैंने कुछ दिनों तक क्वीना पर नजर रखी है और उसके और जोरो के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में जानता हूं। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि जोरो को ताकत के मामले में उससे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोशिरो ने बीच में टोकते हुए कहा, क्वीना को भी यह पता था। वो एक समझदार लड़की है। यही समस्या है, जिस दिन वो जोरो से हार जाती है उसी दिन उसका दिल मर जाता है। एक व्यक्ति की ताकत उसकी आत्मा से आती है, उसके शरीर से नहीं। लेकिन आपने उसे यह सिखाया कि औरतें बड़े आदमियों को नहीं हरा सकती। ये बात उसके दिल में गहराई से बैठ गई। इसलिए अगर भविष्य में कभी उसे हार का सामना करना पड़ा तो वो हमेशा यही सोचेगी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक औरत है। अंततः वो प्रशिक्षण लेने और अधिक मजबूत होने की अपनी इच्छा खो देगी। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। कोशिरो अचानक रुक गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने खुद से ही बुदबुदाया, क्या मैं ही इसका कारण हूं? उसकी प्रतिक्रिया देखकर ब्लेज ने तुरंत कहा, कृपया मेरी बातों को दिल पर मत लीजिए। आपको इस तरह से पाला गया है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। क्वीना के दिल को प्रशिक्षण की जरूरत है। केवल यात्रा करके और विशाल दुनिया को देखकर ही वो अपने अस्तित्व को बांधने वाली बेड़ियां तोड़ सकती है। मुझे नहीं पता कि क्वीना को इतनी पीड़ा हो रही होगी। क्वीना ने कहा कि उसका सपना दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारबाज बनना और इशिन डोजो का उत्तराधिकारी बनना है। ये आसान नहीं होगा। मैं उसके जुनून की प्रशंसा करता हूं। मैं उसे मरीन प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन यदि वो मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। ब्लेज ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर क्वीना आपके साथ जाने को तैयार हो जाती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। कोशिरो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। अगले दिन वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। प्रशिक्षण डोजो में जोरो ने 2000वीं बार क्वीना को चुनौती दी, लेकिन फिर भी वो एक चाल में क्वीना से हार गया। तुम अभी भी कमजोर हो, जोरो। उस रात बाद में निराश जोरो ने क्वीना को असली तलवार से लड़ने की चुनौती दी और कहा कि ये उनकी आखिरी लड़ाई होगी। क्वीना ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। ब्लेज दूर से सब कुछ देख रहा था। जोरो ने 2 तलवारों का इस्तेमाल किया, जबकि क्वीना ने एक ही तलवार वाडो इचिमोंजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जोरो एक बार फिर हार गया, जबकि क्वीना ने उसके खिलाफ अपनी 2001 की पहली जीत दर्ज की। द्वंद्व समाप्त होने के बाद क्वीना फूट फूट कर रोने लगी। उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि जोरो जल्द ही कौशल और ताकत में उससे आगे निकल जाएगा। वो पहले से ही उसके मौजूदा कौशल को पकड़ चुका था। इससे उसकी ये धारणा और पुख्ता हो गई कि लड़के लड़कियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि एक लड़की कभी भी दुनिया की सबसे ताकतवर नहीं बन सकती। क्वीना ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर जोरो को गुस्सा आ गया। तुम मुझे हराने के बाद ऐसा नहीं कह सकते, ये उचित नहीं है। अगर मैं भविष्य में कभी तुम्हें हराऊंगा तो ये मेरे कौशल की वजह से होगा, न कि इसलिए कि मैं लड़का हूं। मुझसे वादा करो, किसी दिन हम में से कोई एक दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बनेगा। हम देखेंगे कि कौन वहां पहुंचता है।
अपने आंसू पोंछते हुए कुइना ने जोरो की चुनौती स्वीकार कर ली। ब्लेज उनकी बातचीत देखकर मुस्कुराए। आखिरकार प्रतिज्ञा हो ही गई। वादा करने के बाद जोरो चला गया, जबकि कुइना अकेले बैठी कुछ सोच रही थी। तारों से भरे आसमान को देख रही थी। लेकिन अचानक आई आवाज ने उसे चौंका दिया। ये एक अच्छी लड़ाई थी। ब्लेज उसके सामने आया। ये देखकर कि ये ब्लेज है, कुइना निश्चिंत हो गया। ब्लेसान, आप लड़ाई देख रहे थे? हाँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जोरो मजबूत होता जा रहा है, जबकि तुम वही हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक लड़की हूं। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया है कि तुम अंततः जोरो से हार जाओगे। तुम बिना कोई प्रयास किए मजबूत होने की उम्मीद नहीं कर सकते, ब्लेज ने कहा। लेकिन कुइना एक बार फिर चिल्लाया, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बनना चाहते हैं? हाँ, कुइना ने दृढ़ता से उत्तर दिया। तो फिर आपको यह जगह छोड़कर ग्रैंड लाइन में प्रवेश करना होगा। गांव छोड़ दोगी? कुइना ने झिझकते हुए कहा। वो अपने माता पिता और दोस्तों को छोड़कर जाने का दुख नहीं सह सकती। कुइना, तुम जोरो की छाया में फंस गए हो। तुम्हारे लिए यहां रहना अच्छा नहीं है। यदि तुम जोरो से पराजित नहीं होना चाहते तो तुम्हें यह चुनाव करना होगा। कोई भी आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह आपको तय करना है। ब्लेज के शब्दों ने कुइना के दिल को झकझोर दिया। उसे सबसे ज्यादा डर जोरो से हारने का है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम मेरी कमान में मरीन में शामिल हो जाओ और दुनिया भर की यात्रा करो। वहां तुम अपने से बेहतर अनगिनत तलवारबाजों का सामना कर सकते हो। और मैंने आपके पिता से बात कर ली है। आपका जो भी निर्णय होगा वे उसका सम्मान करेंगे। अगर आपको कोई उलझन है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ब्लेज ने समझाया। कुइना ने क्षण भर सोचा और बोला, मैं पिताजी से बात करूंगा। अच्छा, मैं कल जा रहा हूं, इसलिए जल्दी से फैसला कर लो। ब्लेज ने सिर हिलाया। उसके बाद कुइना वहां से चला गया और डोजो की ओर चल दिया। ब्लेज ने बिना कोई बदलाव किए उसका पीछा किया। अगर वो गलत नहीं है तो वो अपनी तलवार वापस उसी जगह रखेगी जहां वो ठोकर खाकर मर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुइना सीधे अपने पिता से मिलने चली गई, जबकि ब्लेज बाहर इंतजार कर रहा था। 30 मिनट के बाद वो दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आई, जबकि उसकी आंखें दृढ़ थी। वाड़ो इचिमोंजी को उठाकर वो सो गई। मूल कहानी के विपरीत वो कहीं नहीं गई, इसलिए कुछ नहीं हुआ। फिर भी ब्लेज पूरी रात उस पर नजर रखता है। अगर कुछ हो जाए तो? अगले दिन सूरज उगाया। कुइना को कुछ नहीं हुआ और वो हमेशा की तरह जाग गई, यानी वो दुर्भाग्य से बच गई। तैयार होने और कुछ सामान पैक करने के बाद कुइना ने अपने माता पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया। उसने मजबूत होने के लिए गांव छोड़ने की योजना बनाई। गांव छोड़ने से पहले वो जोरो से मिली और उसे वाड़ो इचिमोंजी दे दी। जोरो, मैं वयस्क होने पर तुम्हें हराने के बाद तलवार वापस ले लूंगी। जोरो को समझ नहीं आया कि कुइना क्या कह रही थी। उसने कुछ नहीं समझाया। अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वो ब्लेज से मिलने आई और अपना फैसला सुनाया। उसे पूरा सामान समेटे देखकर, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ, ठीक है, चलो चलें। फिर ब्लेज उसे जहाज पर ले आया और रेगिस को मरीन मुख्यालय के लिए रवाना होने के लिए कहा। वो हमारे साथ आ रही है? रोसिनांटे ने कुइना को देखते हुए पूछा। हाँ, ब्लेसान, हम करीब 2 साल बाद वापस जा रहे हैं। मैं उत्साहित हूं। रेगिस मुस्कुराया। ब्लेज भी मुस्कुराया। अध्याय 90, रेगिस बनाम कुइना। ग्रैंड लाइन का पहला भाग। एक मानक मरीन जहाज समुद्र के माध्यम से रवाना हुआ, जबकि सुबह की धूप और साफ नीला रंग जहाज में एक ताजा वातावरण लेकर आया। नया दिन शुरू हुआ। जहाज पर बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, केवल 20 कुछ मरीन सैनिक हैं, जिनमें ब्लेज, कुइना, रोसिनांटे और रेगिस शामिल हैं। अभी रेजिस और कुइना जहाज के डेक पर आमने सामने खड़े थे और उनकी तलवारें एक दूसरे पर तान दी गई थी। इस बीच रोसिनांटे, ब्लेज और अन्य मरीन सैनिक तमाशा देख रहे थे। कुइना के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब वो किसी वयस्क का सामना कर रही थी। उसने पहले भी रेगिस जैसे अनगिनत लोगों को कुचला था। असल में वो ब्लेज से लड़ना चाहती थी। कुछ मिनट पहले वो ब्लेज से लड़ने या तलवारबाजी सिखाने के लिए कहने गई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ब्लेज के शब्द सरल थे। रेगिस को खोजो। अगर तुम उसे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें उन्नत तलवारबाजी सिखाऊंगा। इससे कुइना और रेगिस की मौजूदा स्थिति सामने आती है। जब कुइना रेगिस को खोजने गया तो वो अभी तक उठा नहीं था। अभी भी रेगिस की आंखों में नींद थी और वो बीच बीच में जम्हाई ले रहा था। कुइना, क्या हम ये काम बाद में नहीं कर सकते? तूफान के कारण मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। रेगिस ने विनती की। नहीं, मुझे तुम्हें हराना होगा, तभी कैप्टन ब्लेज मुझे तलवार चलाना सिखाएगा। कुइना ने जवाब दिया। रेगिस, 1 मिनट उसके साथ खेलो। तुम बाद में सो सकते हो। हकी और रोकुशिकी का उपयोग मत करो, केवल अपनी तलवार कौशल का उपयोग करो, ब्लेज ने कहा, जबकि रेगिस ने सिर हिलाया। कुइना, तुम शुरू कर सकते हो। जैसे ही ब्लेज ने यह कहा, कुइना अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ी
और रेगिस पर वार कर दिया। वार का सामना करते हुए रेगिस ने अपनी बाई ओर हटकर उसे टाल दिया तथा अपनी तलवार की मूठ से उसने न्यूनतम बल के साथ कुइना की पीठ पर वार किया। धप। कुइना पहले से ही आगे बढ़ रही थी, तभी जैब ने उसकी गति को बाधित कर दिया। वो अपना संतुलन खो बैठी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसका चेहरा जमीन से टकराने से कुछ इंच दूर था। इससे पहले कि उसका दिमाग प्रतिक्रिया कर पाता, उसके शरीर ने उसकी कड़ी ट्रेनिंग की बदौलत जवाब दे दिया। उसने कुशलता से अपने शरीर को घुमाया और अपने बाएं हाथ के जोर से वो अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई। कुइना को पसीना आ गया। उन्होंने सिर्फ एक वार किया, लेकिन वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। तलवार की मूठ को दोनों हाथों से पकड़कर कुइना एक बार फिर रेजिस पर झपटी और उस पर क्षैतिज वार किया। पिछली बार के विपरीत उसके हमले के पीछे की ताकत दोगुनी हो गई, क्योंकि उसने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। हमले की शक्ति बढ़ाने का एक प्रभावशाली तरीका। यह सिर्फ इतना है कि यह रेजिस के खिलाफ काम नहीं करेगा, जो एक अनुभवी लड़ाकू और मास्टर तलवारबाज है। रेगिस ने तेजी से अपनी तलवार उठाई और अपनी कलाई को घुमाते हुए वार किया। वार ने हवा को अपने ब्लेड के चारों ओर इकट्ठा कर लिया और दबाव वाली हवा पैदा कर दी। रेगिस ने ब्लेड के तीखे हिस्से की जगह कुंद हिस्से का इस्तेमाल किया, ताकि कुइना को तीखेपन से चोट न लगे। संक्षेप में, वार में सिर्फ ताकत थी, तीखापन नहीं। हवा के तेज झोंके ने कुइना की तलवार को दूर फेंक दिया और उसके पेट पर जा लगी। हमले के पीछे की ताकत ने उसे पीछे की ओर फेंक दिया और वो जहाज के किनारे से टकरा गई। कुइना को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और वो जोर से खांसने लगी। उसे शांत होने में कुछ सेकंड लगे। हवा के झोंकों ने उसे पूरी तरह कुचल दिया और तलवार से बनी उस पवन ब्लेड ने उसे पूरी तरह से चकित कर दिया। ऐसा कुछ देखने का ये उसके लिए पहली बार था। कुइना ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने आश्चर्य से रेजिस को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेजिस इतना शक्तिशाली होगा। वो जानती थी कि उसके और कुशल तलवारबाज के बीच कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इतना नहीं। वो ब्लेज के शब्दों के पीछे का अर्थ समझने लगी। तभी ब्लेज बोला, कुइना, अपनी आंखों के सामने सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। इस विशाल समुद्र में तुम तलवार लिए हुए एक और प्राणी मात्र हो। आपकी वर्तमान ताकत के अनुसार तलवार से लैस कोई भी समुद्री डाकू आपको एक ही वार में मार सकता है। फिर उसने रेजिस की ओर देखा। रेजिस, आज से तुम उसके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हो। मैं उसे थोड़े समय में शुद्ध तलवार कौशल में तुम्हें हराते हुए देखना चाहता हूं। रेगिस एक क्षण के लिए हतप्रभ रह गया। कप्तान, क्या आप मुझसे उसे सिखाने के लिए कह रहे हैं ताकि वह मुझे जल्दी हरा सके? हाँ, क्या कोई समस्या है? ब्लेज ने बेपरवाही से पूछा। ब्लेज की स्वीकृति ने रेगिस को और भी दुखी कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ब्लेसान, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन आप मुझे किसी बच्चे के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकते। मुझे खेद है रेजिस, क्योंकि आपकी ताकत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। मैंने सोचा था कि कुइना जल्द ही आपसे आगे निकल जाएगा। यदि आप मेरे दावे का खंडन करना चाहते हैं तो अपनी ताकत में सुधार करें, अन्यथा आप निश्चित रूप से कुइना से आगे निकल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर कुइना मुस्कुराई और उसके चेहरे पर गर्व की झलक उभरी। दूसरी ओर रेगिस एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह दिख रहा था। ब्लेज ने फिर रोसिनांटे को बुलाया और अपनी केबिन की ओर चल दिया। चूंकि वे ग्रैंड लाइन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वो डोफ्लामिंगो के बारे में कुछ बातें करना चाहता है। डोफ्लामिंगो उसे ढूंढने आएगा जब उसे रोसिनांटे और उसके स्थान के बारे में पता चलेगा। उसने अब तक उस पर हमला क्यों नहीं किया? इसका एकमात्र कारण मरीन द्वारा लगातार पीछा करना है। बेशक अगर वो ब्लेज की तलाश में भी आता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और उसे पीटा भी जा सकता है। ब्लेज के रोसिनांटे के साथ चले जाने के बाद कुइना रेगिस से बात करने चली गई। वो बाहरी दुनिया के बारे में और जानना चाहती थी और जानना चाहती थी कि लोग कितने मजबूत हैं। रेजिस ने अपनी जानकारी देने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वह उसका शिक्षक माना जाता है। उसने दुनिया की रूपरेखा, विभिन्न शक्तियों और वर्तमान समुद्री डाकू युग का वर्णन किया। ईस्ट ब्लू काफी हद तक शांत समुद्र है, इसलिए वहां आपने ज्यादा कुछ नहीं देखा होगा। लेकिन ग्रैंड लाइन में हर समय लड़ाई होती रहती है और हर मिनट अनगिनत लोग अपनी जान गंवाते हैं। चूंकि समुद्री डाकुओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मरीन को उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। रेगिस ने अपने अतीत को याद करते हुए कहा, ब्लेज कैप्टन में शामिल होने से पहले मैं एक अलग यूनिट में था, लेकिन अचानक एक दिन हमारी यूनिट को मार दिया गया क्योंकि हम एक मजबूत समुद्री डाकू दल से भिड़ गए थे। केवल कुछ ही लोग बच गए और मैं बच गया क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया है, इसलिए इसे दूसरों के साथ साझा न करें। कुइना को क्रूर तथ्यों को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे, रेजिस को सांत्वना दे या कुछ कहे। इसके अलावा
वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि रेगिस जैसा ताकतवर व्यक्ति भी एक समुद्री डाकू से हार गया। उसे देखकर रेगिस हंस पड़ा। इस बारे में चिंता मत करो, क्वीना। मेरा वर्तमान रूप अतीत से अलग है। ब्लेसान के अधीन आने के बाद मैं बेहतर हुआ और मेरी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच गई। वर्तमान में मैं अकेले ही पूरे समुद्री डाकू दल को हरा सकता हूं। ब्लेसान की यूनिट के अंतर्गत रखा जाना मेरा सौभाग्य है। तभी क्वीना को एहसास हुआ कि वो ब्लेज के बारे में ज्यादा नहीं जानती। उसने उत्सुकता से पूछा, तो कैप्टन ब्लेज कितना ताकतवर है?